Hello everyone. So in this video we are going to learn some new topics which are inserted by ICAI। भाई कुछ नया टॉपिक्स इंसर्ट हुआ है फ्रॉम मई 24 ऑनवर्ड्स। ओके, मतलब मई 24 में एप्लीकेबल है। अभी ये जो न्यू टॉपिक्स है इसमें दो कंसेप्ट है। एक चार्ज ऑफ जीएसटी का टॉपिक है। ओके, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द लेवल्स, मतलब सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल। ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी का जो नया पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द लेवल्स। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज एथिकल एस्पेक्ट्स इन जीएसटी। ओके, तो वो एथिकल एस्पेक्ट्स का जो पार्ट है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू सीए फाइनल। ठीक है, तो ये वीडियो कहाँ तक किसको देखना है समझ में आया? चार्ज ऑफ जीएसटी सभी को देखना है, एंड जो आगे का एथिकल एस्पेक्ट्स इन जीएसटी है वो सिर्फ सीए फाइनल को देखना है। सीएमए फाइनल को नहीं देखना है, ना ही कोई भी इंटर वालों को देखना है। क्लियर है? लेट अस स्टार्ट विद द चार्ज ऑफ जीएसटी। अभी हम लोगों ने गुड्स का आरसीएम पढ़ा नहीं था। ओके, सर्विस का आरसीएम हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, जो 16 सर्विसेज है दे वर टैक्सेबल अंडर आरसीएम। जीटीए सर्विस, लीगल सर्विस, ओके, स्पॉन्सरशिप, तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी सिलेबस में क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ है? गुड्स का आरसीएम। ओके, गुड्स का आरसीएम सीएमए वालों को पहले से ही था, सीए वालों को अभी अभी से आया है। ओके, गुड्स का आरसीएम जीएसटी आया तभी से था, लेकिन सिलेबस में इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, जो कि अभी ये लोगों ने किया। सो लेट अस स्टार्ट। Reverse charge mechanism on purchase of goods has been brought into syllabus with effect from May 24 in CA final as well as inter as well as CA inter. Below is the list of the goods which are taxable under RC। सबसे पहला, कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, मतलब कि छिला हुआ नहीं होना चाहिए ऐसा कैश्यू नट कवर किया हुआ है। मतलब अगर समझो कोई सप्लायर ने बिना छिले हुए कैश्यू नट बेचे, ओके, किसने बेचे? एग्रीकल्चरिस्ट ने बेचे। एग्रीकल्चरिस्ट किसको बेचा? रजिस्टर्ड पर्सन को। सो दिस रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। समझ में आ रहा है पॉइंट? अभी यहाँ पर इमेज भी मैंने रखा हुआ है ताकि आप लोग को क्लैरिटी मिले। क्या देख सकते हैं? ये रहा। ठीक है, ये बिना छिले हुए काजू है, कैशू। सेकंड, बीडी रैपर, तेंदू लीव्स। ओके, अगर एग्रीकल्चरिस्ट ने बेचा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में जीएसटी पे करना है। ओके, तो ये रहा बीडी रैपर का तेंदू लीव्स यहाँ पर। ओके, ये वाला प्रोडक्ट। उसके बाद टोबैको लीव्स। टोबैको लीव्स मतलब कि जिसमें आपको पान वगैरह बन के मिलता है मालूम, वो टोबैको लीव्स है। ये रहा। ठीक है, ये सब टोबैको लीव्स है। तो टोबैको लीव्स के ऊपर भी आरसीएम है। ओके, टोबैको लीव्स अगर बिका है तो यहाँ पर जो रिसिपिएंट है दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन, उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिफाइड सप्लायर जो था ये पहले तीनों केसेस में, इट इज सप्लायर, सप्लायर इज एग्रीकल्चरिस्ट। ओके, एंड रिसिपिएंट इज एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, तो आप लोग को स्पेसिफाइड सप्लायर याद रखना पड़ेगा, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट भी याद रखना। ओके, ये पहले तीन पॉइंट्स के लिए, दैट इज कैश्यू नट, बीडी रैपर एंड टोबैको लीव्स, इन तीनों के लिए स्पेसिफाइड सप्लायर कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब जिसने इसको उगाया है। एंड स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन रहेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। आगे, फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फूड, नेमली peppermint oil, other mint oil such as spearmint, watermint, horse mint, bergamot and mentha arvenis oil। ओके, मतलब बेसिकली इस कुछ ऑयल्स रहते हैं जो खाने पीने में भी यूज होते हैं। ओके, जो स्किन को इम्प्रूव करने में यूज होते हैं। ओके, रिलैक्स होने में यूज होते हैं। तो वो ऑयल्स का यहाँ पर मैंने कुछ यूजेज वगैरह भी लिखा हुआ है। देखो, ये स्पीयरमिंट ऑयल है। स्पीयरमिंट ऑयल के बारे में क्या लिखा हुआ है? अपलिफ्ट्स मूड एंड बूस्ट कंसंट्रेशन, मतलब इसका स्मेल ऐसा रहता है कि एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। मे रिड्यूस जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस,
इफेक्टिव इन मैनेजिंग कोल्ड एंड कफ, स्किन एंड हेयर एनहेंसमेंट, तो ये सब काम आता है। हॉर्स मिंट ऑयल इज यूज्ड फॉर फीवर एंड हेडेक। ओके, अगर आपका सर दुख रहा है तो आप तेल लगाओगे हॉर्स मिंट ऑयल, तो तुरंत ठीक हो जाता है। पिपरमिंट ऑयल, इट इज यूज्ड फॉर कफ एंड कोल्ड, reducing pain, improving mental function and reducing stress. Peppermint oil is commonly used as flavoring in foods and beverages and as a fragrance in soap and cosmetics. ओके, एंड हेल्थ में भी यूज होता है, ये डाइटरी सप्लीमेंट में यूज होता है, स्किन क्रीम एंड ऑइंटमेंट में भी यूज होता है। तो ये कुछ ऑयल्स होते हैं, इनका ये सब यूजेज रहता है। तो ये ऑयल्स अगर बिका है, किसने बेचा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अगर बेचा है, टू रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम लगेगा। समझ में आया पॉइंट? उसके बाद आता है सिल्क यान। ओके, सिल्क यान, यहाँ पर मैंने एक इमेज रखा हुआ है, ये रहा, ये सिल्क यान है। अगर सिल्क यान बेचा है, किसने बेचा है? एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स सिल्क यान फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म ककून फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यान। मतलब कि यहाँ पर बेसिकली सिर्फ मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यान कवर्ड है। ओके, जिस भी पर्सन ने सिल्क यान को मैन्युफैक्चर किया है ककून से, ओके, सिल्क वॉर्म से एक ककून बनता है, वो ककून से ये सिल्क यान बनता है ककून से। तो यहाँ पर सिल्क यान जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया है, अगर उसने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा, तो आरसीएम में कवरेज हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आगे, अगर रॉ कॉटन बेचा एग्रीकल्चरिस्ट ने एनी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो यहाँ पर आरसीएम में कवर्ड है, मतलब दिस रजिस्टर्ड पर्सन आर लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। उसके बाद सप्लाई ऑफ लॉटरी। ओके, लॉटरी का जो टिकट रहता है, वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी सेल करता है। किसको सेल करता है? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को, एंड डिस्ट्रीब्यूटर इसको आगे बेचता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी दे रहा है इन लोगों को, इसके ऊपर आरसीएम में लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी पे करना है। आगे, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड व्हीकल और कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। सप्लायर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मतलब रेलवेज ने अगर चुना पुराना व्हीकल्स बेचा या फिर स्क्रैप बेचा, उसके ऊपर आरसीएम नहीं है, एफसीएम। लेकिन बाकी लोगों ने, दैट इज कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास जूना गाड़ी है जिसमें लेटर्स वगैरह वो लोग कुरियर करते थे, पोस्ट करते थे। ओके, वो गाड़ी बहुत जूना हो गया है, तो वो लोग बेच रहे हैं उसको। तो अभी यहाँ पर जो वो गाड़ी बेचेंगे किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में जीएसटी पे करना है। क्लियर है? यूज्ड व्हीकल, सीज्ड व्हीकल, अगर आप बिना इनवॉइस के गुड्स भेज भेज रहे थे, ओके, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? डिपार्टमेंट आपका गाड़ी को एंड गुड्स को सीज कर सकता है। सीज, जैसे ही सीज करेगा, आपके पास 14 डेज का टाइम लिमिट है टू गो एंड रिलीज दैट गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइन एंड पेनल्टी। लेकिन आप लोग ने नहीं छुड़ाया, देन द गुड्स वुड बी कॉन्फिस्केटेड अलॉन्ग विथ व्हीकल। फिर वो गवर्नमेंट क्या कर सकता है? उन गुड्स को बेच सकता है। ओके, वो व्हीकल को बेच सकता है। तो यहाँ पर जब भी वो ऐसे व्हीकल्स को बेचेगा, तो यहाँ पर आरसीएम में कवर होगा। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है? सुन, यहाँ पर लिखता हूँ साइड पे। एग्जाम्पल, एक बैंक है जिसका नाम है टीजेएसबी, दैट इज थाने जनता सहकारी बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक है। एंड एक बैंक है एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी इज अ प्राइवेट बैंक, टीजेएसबी इज अ कोऑपरेटिव बैंक। अभी आरबीआई का सर्कुलर है, आरबीआई बोलता है कि जितना भी लोन्स आप लोगों ने दिया है, तो कि जितना भी लोन्स आप लोगों ने दिया है, वो लोन पोर्टफोलियो का 20% प्रायोरिटी सेक्टर में देना है आपको। ओके, गवर्नमेंट क्या करता है? हर साल कोई एक सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर घोषित करता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, कभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर,
कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड वाला सेक्टर है, जो भी है। तो आरबीआई ने बोला कि जो भी एचडीएफसी बैंक लोन्स दे रहा है, समझो 100 रुपए का लोन दिया, तो 20 रुपए का लोन किसको जाना चाहिए? प्रायोरिटी सेक्टर को। 80% का लोन आप लोग किसी और को दे सकते हो, किसी और को दे सकते हो। ओके। अब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने सिर्फ 10% ही लोन दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर को, एंड टीजेएसबी ने बहुत लोन दिया हुआ है, से 30-40% तो इन लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। तो अभी आरबीआई क्या करता है? आरबीआई टीजेएसबी को एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। और क्या प्रोवाइड करता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। अब ये आरबीआई ने पीएसएलसी टीजेएसबी को क्यों दिया? क्योंकि टीजेएसबी ने अच्छा काम किया, प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोन दिया है। ओके, तो यहाँ पर पीएसएलसी किसको मिला है? टीजेएसबी को। ओके। अब टीजेएसबी क्या कर सकता है? ये पीएसएलसी को मार्केट में सेल भी कर सकता है। अच्छा, खरीदेगा कौन? खरीदेंगे ऐसी बैंक्स जिन्होंने अब तक कंप्लायंस नहीं किया है, एंड आरबीआई का जो डेट है कंप्लायंस का, वो नजदीक आ गया। तो एचडीएफसी क्या करता है? ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे जाता है। एक प्लेटफॉर्म है ई कुबेर प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म पे पीएसएलसी का सेल्स होता है। तो टीजेएसबी बैंक क्या करेगा? पीएसएलसी को सेल करने वाला। सो एचडीएफसी बैंक 10% का पीएसएलसी खरीदेगा। 10% का पीएसएलसी खरीदेगा। अज्यूम करते हैं 10% का पीएसएलसी से 100 करोड़ का समझो पीएसएलसी। ओके। तो ये 100 करोड़ का पीएसएलसी उन लोग को 10 करोड़ में मिल रहा है। तो यहां पर क्या होएगा? अगर एचडीएफसी बैंक 10 करोड़ रुपया पे करेगा, तो एचडीएफसी बैंक को 100 करोड़ का पीएसएलसी मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 10 करोड़ रुपया मिलने वाला है, ये ई कुबेर प्लेटफॉर्म टीजेएसबी को पैसा देता है ये पीएसएलसी बेचने का। ओके, सो इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दे रहे हैं उन लोग को रिवॉर्ड भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर टीजेएसबी इज गोइंग टू सेल 100 करोड़ का पीएसएलसी एट रुपीज 10 करोड़। सो एचडीएफसी बैंक को तो लेना ही पड़ेगा 10 करोड़ में। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर कंप्लाई नहीं किया 20% के नॉर्म से, तो आरबीआई उन लोग का लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो पीएसएलसी के लिए पेमेंट कर रहा है एचडीएफसी बैंक। ओके। सो एचडीएफसी बैंक को इस 10 करोड़ के ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है। आया समझ में सबको? सिंपल, क्लियर है। भी यहाँ पर आरसीएम में क्यों कवर किया? क्योंकि ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे रिसिपिएंट को अपना सप्लायर पता नहीं है, सप्लायर को अपना रिसिपिएंट भी पता नहीं है। ओके, दोनों जन अननोन है, बोथ आर अननोन टू ईच अदर। ओके। तो यहाँ पर अगर सप्लायर को कहा जाए कि भैया आप जीएसटी चार्ज करो, तो सप्लायर को मालूम ही नहीं है कि वो किसको जीएसटी चार्ज करे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि रिसिपेंट आप एक काम करो, यू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, ताकि आप जीएसटी पे करके उसका बेनिफिट भी ले पाओ। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। तो यहाँ पर जितने भी डिस्कशन किए हम लोगों ने, ये सारे गुड्स आरसीएम में टैक्सेबल है। तो सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल। ठीक है, आप लोग यहाँ तक की वीडियो देखो, उसके बाद आगे का जो वीडियो है इट इज ओनली फॉर सीए फाइनल। चलो, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एथिकल एस्पेक्ट्स इन जीएसटी। ओके, एथिकल एस्पेक्ट। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारा फ्रॉड का केसेस आइडेंटिफाई किया, एंड उसमें सीए इन्वॉल्व था। ओके, सीएस आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप्स ऑफ फ्रॉड, क्योंकि सीए को लॉ का लूप होल मालूम है। ओके, उस लूप होल को कैसे यूज करना है वो मालूम है। तो क्लाइंट को मदद कौन करता है ये सब करने में? सीए। ओके, देखो क्लाइंट को करना होता है, लेकिन कैसे करना होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा। तो बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, जैसे फ्लाई बाय नाइट। ओके, अभी रिसेंटली हुआ था, थोड़ा 1 साल पहले। तो ये कंपनी का एक फ्रॉड हुआ जिसमें 8 सीए को अरेस्ट किया। तो बेसिकली जो प्रोफेशनल एथिक्स का पॉइंट्स था,
ओके, सीए फाइनल में ऑडिट का अगर आपने सिलेबस किया हुआ है, आपको मालूम होगा कि प्रोफेशनल एथिक्स करके एक टॉपिक रहता है। ओके, ऑडिट में। अभी ये जो प्रोफेशनल एथिक्स का जो पूरा डिस्कशन है ऑडिट में, इट इज ओनली इन रिगार्ड्स टू ऑडिट, इट वाज डीम्ड टू बी इन रिगार्ड्स टू ऑडिट और सर्टिफिकेशन और टैक्स ऑडिट। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सीए जो रहता है वो जीएसटी लॉ के अंदर काफी सारा सर्टिफिकेशन करता है। ओके, जैसे रिफंड का सर्टिफिकेशन, आईटीसी ट्रांसफर करते हैं अपन, मालूम है ट्रांसफरी को, उसमें सर्टिफिकेशन है। ओके, तो ये सब सर्टिफिकेशन जो कर रहा है सीए, इसके लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, एथिकल एस्पेक्ट्स हम लोग लेके आएंगे। ओके, तो एक ईएसबी करके एक बोर्ड रहता है, दैट इज एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है, जिधर भी उन लोग को लगता है कि एथिकल एस्पेक्ट्स लाना जरूरी है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बहुत सारा हो रहा है जिसके वजह से आईसीएआई का नाम खराब हो रहा है, रेपुटेशन खराब हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एथिकल एस्पेक्ट्स डाल देते हैं। तो जीएसटी में एथिकल एस्पेक्ट्स आया हुआ है टू प्रिवेंट सच एक्टिविटीज। ओके, एंड टू मेक अंडरस्टैंड अ सीए दैट प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस इज रिक्वायर्ड। ओके, आप ऐसे ही आंख बंद करके सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। ओके, आपको प्रॉपरली सब कुछ देखना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं चलेगा। ओके, तो हम लोग इस पूरे टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर सीए को सर्टिफिकेशन करना है। ओके, एंड जो भी अगर सीए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर जीएसटी लॉ के हिसाब से क्या पेनल्टीज है वो यहाँ पर देखेंगे, एंड उस क्लाइंट के ऊपर क्या पेनल्टी है वो भी देखेंगे। गेटिंग इट और नॉट? ओके, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, a chartered accountant in practice would be deemed to be guilty of professional misconduct under clause 7 of part 1 of second schedule। ओके, ये सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 क्लॉज 7 है, जो कहता है कि अगर कोई सीए, प्रैक्टिसिंग सीए, ओके सीए इन प्रैक्टिस, डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और ही इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज। ओके, मतलब कि अगर समझो मेरे को कहा गया है कि सीए सर्टिफिकेशन करना, मैं कोई ड्यू डिलिजेंस करता ही नहीं हूँ, मतलब कि मैंने देखा ही नहीं कि सच में स्टॉक उतना है कि नहीं। ओके, अभी देखो, अगर कोई पर्सन कंपोजिशन से नॉर्मल में जाता है एंड स्टॉक का आईटीसी 2 लाख से ऊपर रहता है, तो सीए को सर्टिफाई करना पड़ता है। तो सीए ने एक्चुअल में देखा ही नहीं कि सच में उतना स्टॉक है भी कि नहीं। थोड़ा सा स्टॉक ऑडिट करना चाहिए था, थोड़ा फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए था, नहीं कुछ नहीं किया। क्लाइंट ने बोला हाँ 2 लाख से ऊपर का आईटीसी है, कर दिया सर्टिफाई। सो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस और आई एम ग्रॉसली नेग्लिजेंट। तो ऐसे केस में क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल अट्रैक्ट होगा। क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to obtain sufficient information which is necessary for expression of an opinion or its exceptions are sufficiently material to negate the expression of an opinion। मतलब कि अगर मुझे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन अगर मिलता जिसके वजह से मेरा व्यू चेंज हो जाता, एंड मैंने वो इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन नहीं किया, या फिर आई फेल टू ऑब्टेन दैट इंफॉर्मेशन। जैसे अगर समझो कि मेरे को रिफंड के लिए सर्टिफिकेशन करा, रिफंड। ओके, समझो देखो प्रैक्टिकली तो जीरो रेट सप्लाईज के केस में सीए सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट मांगता ही है, प्रैक्टिकली मांगता है। तो हम लोगों ने सीए सर्टिफिकेशन दिया। अभी अगर सर्विस का केस है, तो आप सभी को मालूम है कि अगर हमें पैसा नहीं मिला तो सर्विस का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। अगर बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का पैसा नहीं मिला तो यू कैन नॉट क्लेम रिफंड। अभी मैंने सर्टिफिकेशन कर दिया
कि हाँ रिफंड मिलने वाला है, मतलब रिफंड मिलना चाहिए, बट आई फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। मेरे को बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट या तो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, ये मेरे को मांगना चाहिए था, मैंने नहीं मांगा। अगर मांगा होता तो मेरा ओपिनियन चेंज हो जाता। तो ऐसे केस में हम लोग को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी माना जाएगा। ओके, बिलो इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्किंग इन द जीएसटी फील्ड to follow ethical conduct while discharging his professional duties, such as certification, advisory. Okay, advisory important. अभी सीए के पास खाली सर्टिफिकेशन का काम नहीं होता, एडवाइजरी भी होता है। अभी एडवाइजरी में फॉर एग्जांपल हम लोग को एक समझो केस आया जिसमें एडवाइजरी सर्विस देना है, तो हमको यहाँ पर गलत एडवाइजरी नहीं देना है। गलत एडवाइजरी का मतलब हम लोग को लूप होल बता करके उस लूप होल का बेस्ट यूज कैसे करें ऐसा एडवाइस नहीं देना। हमको एडवाइस कैसे देना है, हमको लॉ को कंप्लाई करता हुआ एडवाइस देना है। ओके, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। समझो एक एंटिटी है जो इंडिया में सर्वे वगैरह करवा रहा है। ओके, मार्केट सर्वे करवा रहा है। अब मार्केट सर्वे करने से ऐसा होता है कि फॉरेन एंटिटी को फॉरेन एंटिटी को इंडिया में कौन सा गुड्स सेल करना है, ओके, विच प्रोडक्ट सेल करना है, ये मालूम पड़ता है। ओके, इसके लिए फॉरेन एंटिटी मुझे कमीशन पे करता है। ओके, कमीशन का मतलब होता है इंटरमीडियरी सर्विस। Since the supplier is located outside India, sorry, recipient is located outside India, प्रिंसिपल, देखो एजेंट तो मैं हूँ, प्रिंसिपल दैट इज फॉरेन में जो एक एंटिटी है वो रिसिपिएंट है, एंड मैं यहाँ पर इंडिया में क्या कर रहा हूँ, मार्केट सर्वे कर रहा हूँ। यहाँ पर कस्टमर से मैं पूछता हूँ कि आपका टेस्ट एंड लाइक क्या है, आपका डिसलाइक क्या है, ऐसा मैं पूछता हूँ। एंड अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में आता है बाय फॉरेन एंटिटी, तो फॉरेन एंटिटी इज गोइंग टू पे मी अ कमीशन। ठीक है। अभी अगर आप लोग को याद रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, उसमें लिखा हुआ है इंटरमीडिएरी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर एजेंट दैट इज हम लोग महाराष्ट्र में है। ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र है 13(8) के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर दोनों इंडिया में है, तो इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। ओके, लेकिन मेरा क्लाइंट बोलता है कि सर ये तो इंटरमीडिएरी सर्विस है ही नहीं। तो अभी यहाँ पर अगर आपको एडवाइजरी देने को कहा जाए तो आप लोग ये एडवाइजरी जरूर दे सकते हो कि ये इंटरमीडिएरी सर्विस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मेरे को मार्केट सर्वे करने का चार्जेस मिल रहा है। ओके, ना कि ये प्रोडक्ट सेल करने का। प्रोडक्ट सेल होता तो कमीशन वाज बेस्ड ऑन सर्टेन परसेंटेज, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट का सेल नहीं हो रहा है, मैं मार्केट सर्वे करके दे रहा हूँ एंड फॉरेन एंटिटी उसके हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट बेच रहा है। तो दिस कैनॉट बी इंटरमीडिएरी सर्विस। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अकॉर्डिंगली दिस वुड बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। ऐसा एडवाइजरी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा कुछ एडवाइजरी नहीं दे सकते कि आप लूप होल को यूज करो। ओके, आप लोगों ने समझो कोई सर्विस दिया। ओके, आपको फॉरेन से पैसा आ रहा है। ओके, समझो आप इंडिया में हो, आपको पेरेंट पेरेंट एंटिटी या फिर कोई भी एंटिटी से पैसा आ रहा है एज अ लोन। तो आप इंडिया वाली एंटिटी को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप एक काम करो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का इनवॉइस बनाओ एंड फिर लोन ले लो। तो कंसिडरेशन मिल जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, आईटीसी का रिफंड ले लो। ऐसा एडवाइजरी नहीं देना। यू हैव टू बी प्रॉपरली प्रोफेशनली ड्यू डिलीजेंट। ओके, आगे, मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट द लेवल required to ensure that client or employer receives competent professional service। मतलब कि हम लोग को अमेंडमेंट्स के साथ पढ़ाई करना चाहिए। ओके, एक प्रैक्टिसिंग सीए को गवर्नमेंट सॉरी आईसीआई ने सीपीई आर्स कंप्लीट करने बोला हुआ है, मतलब सीपीई आर्स।
ओके, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म। CPRs फुल फॉर्म फुलफिल करना है, मतलब कि कुछ भी स्टडी करते रहना है। ओके, 20 घंटा अनस्ट्रक्चर्ड एंड बाकी का कुछ 40 घंटा होता है, वो आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करना है। मतलब आपको लेटेस्ट GST का लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, मानो कि 2018 में कुछ लॉ चेंज हुआ है। ठीक है, आपने वो लॉ को अमेंड किया है, खुद को अमेंड ही नहीं किया, आपको वही लॉ मालूम है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, समझो मेरा क्लाइंट है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। ठीक है, अभी GTA के लिए 5% फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन जुलाई 2022 से आया है, लेकिन मेरा क्लाइंट जो है वो फॉरवर्ड चार्ज 12% ही कर रहा है, या तो वो RCM, दोनों में से एक ही ऑप्शन उसको मालूम है। तो हम लोगों ने क्लाइंट को बताया ही नहीं। ओके, हम लोग को मालूम होगा तो ही बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल जो अपना मेंटेन होना चाहिए, वो क्लाइंट तक भी पहुंचना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ प्रैक्टिकली, कोई भी अमेंडमेंट आता है तो वो मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है। ओके, एक लिस्ट ऑफ ईमेल आईडी बनाया हुआ है। कोई भी अमेंडमेंट आता है तो मैं क्या करता हूँ, एक ईमेल बनाता हूँ उस अमेंडमेंट का, एंड वो ईमेल मैं अपने सारे क्लाइंट्स को भेजता हूँ। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट इज अपडेटेड विद द लेटेस्ट नॉलेज। समझ में आ रहा है क्या? देखो, पर क्लाइंट भेजना शायद उतना इजी नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, जब भी अमेंडमेंट आएगा 2 दिन का गैप लो, 2 दिन एक अमेंडमेंट शीट बनाओ। ओके, अमेंडमेंट शीट लेटेस्ट अपडेट इन GST लॉ। अभी वो लॉ को आप क्लाइंट्स के साथ शेयर करो। ओके, चाहे वो आपका क्लाइंट हो या ना हो। ओके, अगर उसको चाहिए तो आप उसको शेयर करो। उससे क्या होता है, उसका नॉलेज भी एनहांस होगा, इन फ्यूचर आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। ठीक है, वो भी बंदा दिखेगा कि यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट इन अपडेटिंग योर सेल्फ। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। ओके, प्रैक्टिकली इस तरीके से करना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑन ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, structuring transactions, conditions in agreement, e-way bill, payment of tax, etc. देखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑन ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब कि कौन से स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना है, ये क्लाइंट को CA ने एडवाइस करना चाहिए। ओके, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, सिंपल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कोई एक पॉइंट हो सकता है जिसमें डाउट्स आए, जैसे अगर मान के चलो कि मेरा हेड ऑफिस महाराष्ट्र में। ओके, हेड ऑफिस महाराष्ट्र। अभी हेड ऑफिस महाराष्ट्र में है, मेरा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का गैरेज है। ओके, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा गैरेज है। अभी मेरे को अपना बिजनेस को ना एक्सपांड करना है अलग अलग स्टेट्स में। तो अलग अलग स्टेट्स में जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया। अब मैं हर जगह पे अपना रिपेयर मेंटेनेंस का शोरूम नहीं ओपन कर सकता। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक पर्सन को हायर किया, उसको बोला कि आप क्या करो, अगर राजस्थान से कोई गाड़ी को रिपेयरिंग चाहिए होगा, आप उसके वहां पर जाओ, रिपेयरिंग करके आओ। हम यहां से बिल करेंगे उसके ऊपर। ओके, वो हमको पे करेगा एंड फिर हम आपको पे करेंगे। किसको? हमारे उस पर्सन को। अब उस पर्सन का कोई स्पेसिफिक गैरेज नहीं है राजस्थान में, इट इज कॉल बेसिस, मतलब कॉल आया जाएंगे। गुजरात में सेम, कॉल आया जाएंगे। गुजरात का ही पर्सन होगा तो नजदीक होगा, चले जाएगा। उड़ीसा कॉल आया जाएंगे, तमिलनाडु कॉल आया जाएंगे, तेलंगाना कॉल आया फिर जाएंगे। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हम लोग यहाँ से IGST का बिलिंग तो करे जा रहे हैं सबको, पर डिपार्टमेंट का नोटिस आया कि आप यहाँ से सर्विस दे रहे हो, यहाँ से सर्विस दे रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो क्यों यहाँ पर होना चाहिए? क्योंकि आपका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। ओके, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 50। ये सेक्शन कहता है कि जहां पर आपका कोई ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल रिसोर्स अवेलेबल है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। सिंस अवर टेक्निकल रिसोर्स इज अवेलेबल इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स, वी आर एक्चुअली लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन दोज स्टेट्स। सो ये हम लोग को इस तरीके का एडवाइजरी देना चाहिए। आ रहा है समझ में?
स्ट्रक्चरिंग ट्रांजेक्शन्स, ओके, देर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन जो हम लोग स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ओके, एडवाइजरी सर्विस देने का काम आता है। ओके, माई मेन वर्क इज एडवाइजरी ओनली, इसीलिए मैं इतना बात कर पा रहा हूँ अलग अलग टॉपिक्स पर। कंडीशंस इन एग्रीमेंट, ओके, एग्रीमेंट में कुछ कंडीशंस अपने को डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, तो वो सब अपने को परचेज ऑर्डर वगैरह, इन सब में हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। फिटिंग इट और नॉट। फिर ई वे बिल, एग्जाम्पल बिल टू शिप टू मॉडल है, तो ई वे बिल पे कौन सा अमाउंट आना चाहिए। ओके, देखो सप्लायर ई वे बिल बनाएगा अपने रिसिपिएंट पे, सॉरी, सप्लायर बनाएगा ई वे बिल रिसिपिएंट पे, लेकिन वो खुद का उसका रिसिपिएंट नहीं है। एग्जाम्पल ले लूँ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है, सुन लो खाली। ए बी एंड सी, ए इज अ सप्लायर, sorry, B is the supplier, A is a third person, and C is the recipient. अभी movement is from B to C and bill is from B to A, तो यहाँ पर ई वे बिल मूवमेंट के लिए बी ने बनाना चाहिए सी के ऊपर। ओके, ई वे बिल। अब ई वे बिल पे वैल्यू क्या आएगा, अगर बी खुद का सेलिंग प्राइस डालेगा तो सी को ए का कॉस्ट मालूम पड़ जाएगा, एंड अगर बी को ए बताता है कि मैं इतने में बेचने वाला हूं, आप ये वैल्यू डालो, तो बी को ए का सेलिंग प्राइस मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू डालना चाहिए, आपसे एडवाइस मांगा तो क्या करोगे। ओके, तो उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा एडवाइस के लिए। एडवाइस क्या होता है वो मैं आपको अभी यहाँ पर नहीं बता सकता, अगर आपको जानना है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ओके, तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा क्या वैल्यू डालना चाहिए। चलो आगे। एंश्योरिंग क्लाइंट हैज मेंटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ओके, क्लाइंट को कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, तो ये सेल्फ इनवॉइस, पेमेंट वाउचर, तो ये सब बनाना पड़ेगा। तो वो सब बनाया कि नहीं क्लाइंट ने, आपको चेक करना है। ensuring ड्यू केयर while रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स, ओके, अपील्स में हम लोग जब जाते हैं तब क्लाइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग के पास लेटर ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। ओके, वी शुड हैव लेटर ऑफ अथॉरिटी। बिना लेटर ऑफ अथॉरिटी के पहुंच जाते हैं कुछ कुछ चाहिए। ओके, तो कैसे मालूम पड़ेगा वो मीटिंग या तो पर्सनल हियरिंग अटेंड हुआ कि नहीं, तो प्रॉपरली आपको जाना है, आपको प्रॉपरली केस को स्टडी करके जाना है, हर बार एडजर्नमेंट मांगने के लिए नहीं जाना है। ओके, तो उस तरीके से आपको ड्यू केयर मेंटेन करना है। कर्बिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, ये मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। ओके, डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है आप सभी को मालूम है, तो हो सके जितना उतना उसको कम करना। चलो, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिस्क्राइब अंडर जीएसटी लॉ। अभी इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में इसका डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है। आईटीसी का जो सेक्शन नंबर 18 है, जो कहता है कि अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन ले रहा है या फिर कंपोजिशन से नॉर्मल में स्विच हो रहा है या तो एग्जेम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल हो रहा है, तो यहाँ पर सीए सर्टिफिकेशन देना पड़ता है। ओके, अगर 2 लाख से ऊपर का क्लेम रहेगा तो ही सीए सर्टिफिकेशन लगता है, टोटल आईटीसी। तो यहाँ पर सीए ने क्या करना है, सीए ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक करना है कि जितना ये लोग के पास एज ऑन डेट स्टॉक है वो सच में उतना है जिसका आईटीसी 2 लाख से ऊपर हो रहा है। जो स्टॉक है वो 1 साल से ज्यादा जूना तो नहीं है, क्योंकि उसका आईटीसी हमें मिलता नहीं है। क्या वो स्टॉक का आईटीसी बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया है, आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी ले रहे हो एंड जीएसटी भी ले रहे हो, तो ये 2 4 चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। ओके, डायरेक्टली आपको सर्टिफिकेशन नहीं करना है। आ रहा है पॉइंट समझ में। तो यहाँ पर हमको क्या क्या चेक करना चाहिए मैंने लिखा, देखो यहाँ पर नहीं लिखा है, जो मैंने बोला वो यहाँ पर नहीं लिखा है, पर प्रैक्टिकली क्या चेक करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। ओके, जो प्रैक्टिस में होगा सीए वही आपको ये सब बता सकता है। ओके, बाकी लोग तो क्या आपको ये पढ़ के बता देंगे कि ही शुड एग्जामाइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या एग्जामाइन करोगे बुक्स में, अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट देखेंगे, रीजनेबल अश्योरेंस, देखो ये सब ना बड़े बड़े वर्ड्स है, ये बड़े बड़े वर्ड्स को साइड करो। एग्जाम में लिखो बड़े बड़े वर्ड्स, लेकिन सीए बनोगे तो ये बड़े बड़े वर्ड्स का एप्लीकेबिलिटी तो आना चाहिए। आपको बड़े वर्ड्स तो मालूम है, रीजनेबल अश्योरेंस वगैरह वगैरह, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे चेक करोगे वो पता नहीं है, तो फिर सीए बन के कोई मतलब नहीं। ओके, यू शुड हैव नॉलेज कि हमें क्या चेक करना है, समझ में आ रहा है क्या, वही सीए आपको बनाता है, वही चीज आपको सीए बनाएगी। ओके, ये सब सीए नहीं बनाएगा आपको कि आपने इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिख दिया, रीजनेबल अश्योरेंस, ड्यू डिलीजेंस, ओके, प्रोफेशनल, ये वो,
वो सब खाली बुकिश नॉलेज है। ओके, इट इज नॉट गोइंग टू मेक यू सीए। अगर वो सीए बनाता भी है तो भी आपको कुछ आगे जाके फायदा नहीं होगा। आपको सीए बनना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या रीजनेबल एश्योरेंस में लूँ उससे, क्या डॉक्यूमेंट्स लो। रेलेवेंट बोल दिया, रेलेवेंट, व्हाट इज रेलेवेंट डॉक्यूमेंट? आई डोंट नो व्हाट इज रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। मैंने तो खाली पढ़ा था, हम लोग को फाइनल में था, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड में। ये बोलोगे इंटरव्यू में? नहीं। तो मैं बता रहा हूँ अभी क्या चेक करना है, सुनो ध्यान से। आपको क्लाइंट से ट्रेडिंग अकाउंट मांगना है उसका, एज ऑन डेट। ओके, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। उसमें आप लोगों को दिखेगा कि स्टॉक कितना है। ओके, उसके बाद जो स्टॉक दिख रहा है उसका एक रजिस्टर मंगवाना है, स्टॉक रजिस्टर। ये आप लोग क्यों मंगवाएंगे? क्यों मंगवाएंगे? क्योंकि इसमें से हमको ये चेक करना है कि 1 साल से ज्यादा जुना स्टॉक तो नहीं है। क्योंकि 1 साल से ज्यादा जुने स्टॉक का आईटीसी मिलता नहीं। तो आपको स्टॉक का डेट चेक करना है। उसके बाद आपने कैपिटल गुड्स का अगर आईटीसी लेना है तो 1 ईयर से ज्यादा जूना नहीं होना चाहिए, ये भी चेक करना पड़ेगा इधर भी। एंड आपने उस आईटीसी को कैपिटलाइज तो नहीं किया। अगर कैपिटलाइज किया होएगा, और कैपिटलाइज किया रहेगा, तो फिर तो नहीं मिलेगा। कैपिटलाइजेशन हो चुका है मतलब डेप्रिसिएशन लेना शुरू हो चुके हैं आप। तो एज पर सेक्शन 16 या तो डेप्रिसिएशन मिलता है जीएसटी पे, या तो जीएसटी मिलता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। आ रहा है कुछ समझ में? गेटिंग इट और नॉट? तो स्टॉक आपका फिर फिजिकली वेरिफिकेशन भी एक हो जाना चाहिए, बेटर। ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब फिजिकल वेरिफिकेशन में आप सैंपल इनवॉइसेस मांग सकते हो। ओके, सैंपल इनवॉइसेस मतलब जो स्टॉक आपको सामने दिख रहा है, वो स्टॉक का आप इनवॉइस मंगवा लो कि सर आपने ये गुड्स कहाँ से परचेज किया है, बताओ तो जरा। तो यहाँ पर बता दो। आ रहा है पॉइंट समझ में? अगर आप कंपोजिशन से नॉर्मल में जा रहे हो, ध्यान से सुनना, कंपोजिशन से नॉर्मल में जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको GSTR 4A, ओके, GSTR 4A इसमें दिखना चाहिए, ऑटो पॉपुलेट होके आना चाहिए कि आपके जो सप्लायर है उन्होंने अपने GSTR 1 में डाला है कि नहीं। अगर उन्होंने GSTR 1 में डाला होगा तो ही आप लोग को कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल पे जाने पर आईटीसी मिलता है। आ रहा है समझ में? आपके पास स्टॉक तो है, 1 साल से जूना भी नहीं है, पर GSTR 1 में नहीं दिख रहा है उन लोग के, मतलब आपके GSTR 4A में नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करो, सबसे पहला काम ये करो कि आप उस सप्लायर को बोलो कि सर मैं हाथ जोड़ता हूं, पहले आप आपका GSTR 1 में उस इनवॉइस को अमेंड करो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आईटीसी क्लेम करें। आ रहा है पॉइंट समझ में? इतना चीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, फिर ही आप क्या करो, सर्टिफिकेशन करो। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है? दिस लेक्चर इज फुल ऑफ प्रैक्टिकल। ओके, एकदम प्रैक्टिकल लेक्चर में दे रहा हूँ। ओके, मेरे को ये सबसे कोई मतलब नहीं है, रीजनेबल अश्योरेंस, ओके, प्रोफेशनल, ये ड्यू डिलिजेंस, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। मेरे को जिधर भी प्रैक्टिकलिटी लगेगा मैं उधर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपको बताऊंगा। ठीक है? क्योंकि दिस टॉपिक इज नॉट फॉर अर्निंग मार्क्स, दिस टॉपिक इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये टॉपिक मैं मार्क्स के एंगल से देख ही नहीं रहा हूँ, ये 4 मार्क को आएगा, 10 मार्क को आएगा। अरे नहीं भी आएगा ना तो भी करना है। ये टॉपिक एग्जाम में नहीं भी आया ना तो भी करना है। क्यों करना है? बिकॉज दिस टॉपिक इज गोइंग टू मेक यू सीए, नॉट बिकॉज इट इज कमिंग इन एग्जाम, बट बिकॉज इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर कैरेक्टर एज अ सीए। ओके, एक सीए के अंदर क्या होना चाहिए वो ये टॉपिक आपको बता रहा है। ओके, तो ये टॉपिक को आप एक एग्जाम के एंगल से देखो ही मत, ये टॉपिक को आप एक ब्रॉड एंगल से देखो। ओके, यू शुड सी इट फ्रॉम अ मैक्रो परस्पेक्टिव। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है? आगे सेक्शन नंबर 18(3), certification that sale, merger, demerger, amalgamation, lease has been done with a specific provision of transfer of liabilities. The registered person shall furnish the details of change in constitution in ITC 02, and he needs the certificate for certifying that change has been done along with specific transfer of liabilities. Role of CA, देखो ये वापस से वही लिखा है। ओके, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, वाह। आगे, रीजनेबल अश्योरेंस,
सुनो अभी। अभी ऐसे 570 करके एक ऑडिट में आपने पढ़ा रहेगा, गोइंग कंसर्न। ओके, गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न में क्या होता है, अगर हम कोई बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न सेल करते हैं, गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न जब हम सेल करते हैं तब हम लोग का बिजनेस असेट्स माइनस बिजनेस लायबिलिटीज, ये नेट ऑफ करके सेल होता है। ओके, नेट ऑफ करके एक आपको प्राइस मिलेगा। नो डाउट गुडविल ऐड होगा यहाँ पर, गुडविल ऐड होके आपको एक प्राइस मिलेगा। सो एक प्राइस पे सेल होना चाहिए। ऐसा सेल नहीं होना चाहिए कि आपने सारे बिजनेस असेट्स तो दे दिए, ओके, यू हैव गिवन ऑल द बिजनेस असेट्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। अगर बिजनेस असेट बेचा है तो जीएसटी उसके ऊपर आएगा, फ्री में बेचा है तो शेड्यूल 1 के हिसाब से आएगा, एंड अगर कंसिडरेशन में बेचा है तो सेक्शन 7(1) के हिसाब से आएगा। ओके, लेकिन अगर आपने बिजनेस को सेल किया, एज अ होल बिजनेस को सेल किया, बिजनेस को, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। इट इज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। तो सेल ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न जब होता है तब सीए को ये देखना है कि लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो रही है कि नहीं। तो एग्रीमेंट चेक करना है। क्या चेक करना है? बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस होते हैं। कौन से क्लॉजेस देखेंगे हम लोग? स्पेसिफिकली असेट एंड लायबिलिटी का जो वैल्यूएशन है, ओके, वो कैसे निकाला है वो देखेंगे। अगर असेट माइनस लायबिलिटी किया है मतलब ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी हो चुका है, तो ये आपको इंश्योर करना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, अभी इसमें इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करने के लिए, ध्यान से सुनना, अगर आप बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करने के लिए कुछ कॉस्ट इनकर करते हो, कुछ कॉस्ट इनकर करते हो, ठीक है, तो उसका आईटीसी आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि आप लोग बिजनेस बेच रहे हो एंड बिजनेस बेचना इज एग्जाम सप्लाई। आ रहा है पॉइंट समझ में? ठीक है, अभी एक स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं जो आपको कहीं पर भी सुनने नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना। अगर आपका यूनिट ईओयू में है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ओके, ईओयू में है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ईओयू का जो यूनिट है वो आप लोग डीटीए में लेके जा रहे हो, आप किसी को डीटीए में बेच रहे हो, यू आर ट्रांसफरिंग बिजनेस, यू आर ट्रांसफरिंग बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न टू अ डीटीए यूनिट। तो क्या हम लोग जीएसटी लॉ पढ़ के खत्म हो जाएगा क्या ये पॉइंट? एग्रीमेंट पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी है, हो गया, हो गया, ओके? नहीं, ऐसा नहीं होएगा। ओके, एज अ सीए यू हैव टू चेक एफटीपी कंप्लायंस। ओके, यू हैव टू चेक एफटीपी कंप्लायंस। एफटीपी क्या बोलता है? एफटीपी बोलता है कि अगर ईओयू ने बेनिफिट्स लिया है, ओके, ईओयू ने बेनिफिट लिया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया, बेनिफिट लिया, एग्जेम्पशन लिया, एंड बाद में वो लोग डीटीए में जाके बिजनेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इतना पागल तो नहीं है कि एग्जेम्पशन दे दिया और अभी आप डीटीए में बिजनेस करोगे लेके जाके, नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको डिबॉन्डिंग करना पड़ता है। ओके, जितना भी बेनिफिट्स लिया है गवर्नमेंट को वापस करो, उसके बाद आप डीटीए में जा सकते हो। तो खाली जीएसटी आपको ये ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं बताएगा। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल टू चेक अदर लॉ एज वेल। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो खाली आपको जीएसटी लॉ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। अगर जीएसटी में प्रैक्टिस करना है, जीएसटी फील्ड में काम करना है, यू शुड बी अवेयर ऑफ कस्टम्स लॉ एज वेल एज एफटीपी लॉ। खाली रिटर्न्स तो बीकॉम वाले भी फाइल करते हैं, ओके, सीए का काम नहीं है वो। सीए का काम है मैक्रो व्यू से देखना, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, लेट अस गो अहेड। मेरे को लग रहा है मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ थोड़ा। आई वुड रेस्ट्रिक्ट माई डिस्कशन क्योंकि आगे बहुत कुछ करना है अपने को। वीडियो भी लंबा हो रहा है। चलो, नॉर्मली मैंने सोचा था इतना बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, बट इट्स ओके। आगे रिफंड, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया। द सर्टिफिकेशन आपको देना पड़ता है, 2 लाख से ऊपर क्लेम होने पर आपको देना पड़ता है। ओके, अगर क्लाइंट का केस है 2 लाख से ऊपर अगर रिफंड जा रहा है, तो आपको क्या सर्टिफिकेशन देना पड़ता है? कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नॉट बीन पास्ड। इंसिडेंस पास होना मतलब आपने सामने वाले से जीएसटी ले लिया,
अभी आप गवर्नमेंट से रिफंड भी लोगे परचेस का, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 लाख से ऊपर क्लेम होने पर एक डिक्लेरेशन देना एक सर्टिफिकेशन देना पड़ता है। ओके, तो सर्टिफिकेशन बाय सीए शुड बी बेस्ड ऑन मेटिकुलस एग्जामिनेशन। अभी देखो वापस से आ गया बड़ा वर्ड। मतलब मेरे को एक्चुअली ना थोड़ा सा इरिटेशन होता है बड़े वर्ड से, क्योंकि बड़े वर्ड तो दे देते हो, लेकिन बड़े वर्ड का मीनिंग कौन बताएगा? व्हाट इज मेटिकुलस एग्जामिनेशन? मतलब जिस जो बंदे का इंग्लिश कमजोर रहेगा वो तो मेटिकुलस पढ़ के ही गिर जाएगा। ओके, मेटिकुलस का मीनिंग, मेटिकुलस का सेंस, मतलब किस एंगल में हम मेटिकुलस देखेंगे, वो चीजें तो मालूम होनी चाहिए। एग्जाम में लिख लोगे मेटिकुलस, पास भी हो जाओगे। पास होने के बाद जाओगे इस इंडस्ट्री में, बोलेगा चलो अभी मेरे को करना है मेटिकुलस एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक। मेटिकुलस एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। भाई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ही देखते रहो। क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट देखोगे? सेल्स का इनवॉइस देखोगे, उस पे जीएसटी चार्ज किया कि नहीं किया। ओके, अगर आप लोग एक्सपोर्ट करते हो आईजीएसटी पेमेंट के साथ, मतलब आपके पास एलयूटी नहीं है, यू डोंट हैव एलयूटी, यू डोंट हैव एलयूटी, आपने आईजीएसटी पे किया एंड फिर रिफंड क्लेम कर रहे हो, सो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि ये आईजीएसटी हम लोग अपने बाहर वाले रिसिपिएंट से कलेक्ट नहीं कर सकते। समझो 1 लाख का आप गुड्स बेच रहे हो, आपके पास एलयूटी नहीं है, तो गवर्नमेंट से आपको 18,000 जीएसटी पे करना पड़ेगा, फिर आपको रिफंड मिलेगा। देखो इनर कॉलम में लिखा मैंने ये, यू कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम योर फॉरेन क्लाइंट। अगर आपको फॉरेन क्लाइंट से 18,000 रुपया मिला है, यू कैन नॉट क्लेम रिफंड ऑफ दिस 18,000। तो आप एक्सपोर्ट का इनवॉइस चेक करो, गेटिंग इट और नॉट। आगे, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑन स्टॉक टू बी रिवर्स्ड ऑन कैंसलेशन। ओके, जब भी आप कैंसलेशन के लिए जा रहे हो तो आपको स्टॉक का आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, बराबर है। तो कितना रिवर्सल किया, कितना अमाउंट का स्टॉक था, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद रिवर्सल होगा। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो कितना आईटीसी रिवर्स करेंगे? मार्केट प्राइस के बेसिस पर, मार्केट प्राइस के बेसिस पर। तो भाई यहाँ पर सीए का काम क्या है, ध्यान से सुनना। समझो आपके पास टैक्स इनवॉइस है, पर मार्केट प्राइस गिर जाने की वजह से आपने टैक्स इनवॉइस को फाड़ दिया। ओके, बोलते टैक्स इनवॉइस है पर नहीं चाहिए, टैक्स इनवॉइस फाड़ दिया, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से रिवर्स करेंगे क्या? ओके, मार्केट प्राइस गिर चुका है, इसीलिए मार्केट प्राइस के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि मार्केट प्राइस तक पहुंचने का आपको नौबत आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, रीजन सुनो। क्योंकि ये आपने टैक्स इनवॉइस तो फाड़ दिया, लेकिन आपके जीएसटीआर 2A में तो दिख रहा है, 2A 2B जो भी है उसमें तो दिख रहा है, तो उधर से रिवर्स करो। तो सीए को ये एडवाइस देना है कि भैया मार्केट प्राइस के बेसिस पे नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, 2B में दिख रहा है ना, बस उसके हिसाब से करो। तो ये होता है सीए का काम। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, रीजनेबल अश्योरेंस। ओके, अश्योरेंस, चलो ठीक है। आगे, स्पेशल ऑडिट, असेसमेंट एंड ऑडिट, स्पेशल ऑडिट। सर स्पेशल ऑडिट में क्या होता है, असिस्टेंट कमिश्नर किसी सीए को अपॉइंट करता है, ओके, टू डू स्पेशल ऑडिट। अभी वो सीए का काम क्या है, वो सीए का काम ये है कि जो भी क्लाइंट का वो स्पेशल ऑडिट कर रहा है, वो क्लाइंट उस सीए से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंस इंश्योर करना है। क्लियर है? A chartered accountant must approach special audit with an unbiased and impartial mindset, free from external influences, and ensure the audit findings are based on factual evidence। मतलब जो एक्चुअल एविडेंस है उसके हिसाब से होना चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमको रिव्यू करना चाहिए। ओके, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, सर्विस हुआ है, तो आरसीएम में पेमेंट हुआ है कि नहीं, वो सब देखना है। जितना आप लोग का बैंक स्टेटमेंट से मालूम पड़ता है कि फॉरेन एंटिटी को पे हुआ है, तो फॉरेन एंटिटी को पे हुआ है तो आरसीएम आना चाहिए, तो वो सब होना चाहिए। मिटिगेट द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर मैं बोलता हूँ कि इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं आना चाहिए, डिपार्टमेंट बोलते हैं आना चाहिए, तो हम लोग को एक प्रॉपरली वे आउट ढूंढना पड़ेगा, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है कंपनी को एंड डिपार्टमेंट को। तो इस तरीके से कुछ। ओके,
अभी हम लोग कुछ केस स्टडीज का बात करेंगे। आईसीआई ने 4 केस स्टडी डाला है, कि 4 केस स्टडी, 4 केस स्टडीज। अब ये 4 केस स्टडी उन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि स्टूडेंट उसको पढ़ने के पहले 2 बार सोचेगा कि अरे यार क्या करूं, पढ़ूं क्या इतना। 2 पेज का तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के ही डर जाएगा तो पढ़ेगा क्या। ओके, तो क्वेश्चंस इतना लेंदी है कि स्टूडेंट पढ़ने के पहले 10 बार सोचेगा। एक तो सिलेबस इतना बड़ा, उसमें ये 4 केस स्टडी में पढ़ने को जाओ तो जान पे आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, मैंने केस स्टडी का समरी बनाया। ओके, एंड समरी इज इनफ, देर इज नो नीड टू रीड एंटायर केस स्टडी। ओके, इतना बड़ा केस स्टडी लेकिन करक्स है इतनों सा। अभी इतने से के लिए हम इतना बड़ा पढ़ेंगे तो कुछ मतलब का ही नहीं है, इट इज टाइम वेस्टेज, कंप्लीट टाइम वेस्टेज। ओके, ये केस स्टडी भी ऐसा ही है, इतना बड़ा केस स्टडी एंड फालतू का एकदम छोटा सा पॉइंट है बस। इतना छोटे पॉइंट के लिए इतना बड़ा स्टोरी बना के दिया है। तो ये सब स्टोरी वगैरह साइड पे करेंगे, एक समरी से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, जो कि आप लोग एक्चुअली में पढ़ तो पाओगे। ठीक है, सुनो। अभी सबसे पहला केस स्टडी, ये केस स्टडी में क्या है मैं बता रहा हूँ। एक पार्टनरशिप फर्म रहता है। ओके, जिसमें एक्स एंड वाई पार्टनर रहता है, एक्चुअल में ये लोग दोनों फ्रेंड्स हैं। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, पार्टनरशिप फर्म। अभी मिस्टर एक्स को एक ऑफर मिला है एक कंपनी से। ओके, एक कंपनी, उससे ऑफर मिला है कि बिल बनाओ, गुड्स मत बेचो। ओके, एक्स को मिला, मिस्टर एक्स को मिस्टर एक्स को ऑफर मिला है कि एक कंपनी है, उसके ऊपर बिल बनाने का है। पर गुड्स भेजना है क्या, नहीं भेजना है। ओके, अभी एक्स जिस कंपनी में पार्टनर है, ओके समझो एल करके एक कंपनी जिसमें एक्स पार्टनर है। अभी एक्स को बैंक लोन चाहिए था एट द सेम टाइम पे बैंक लोन चाहिए था एल को। तो एल अगर बिल बनाएगा तो एल का टर्नओवर इंक्रीज होएगा। ओके, लेकिन इस कंपनी को बिल किसके नाम से चाहिए, एक्स के नाम से चाहिए। तो एक्स ने क्या किया, एक तीर दो निशान, एक तीर दो निशान क्या किया। एल को बोला बिल टू शिप टू मॉडल, आप यहां पर शिप करो गुड्स को, लेकिन बिल मुझे करो। तो बिल अगर एल करने वाला है एक्स को, तो एल का टर्नओवर तो बढ़ गया, एल का टर्नओवर बढ़ गया। अभी एक्स क्या करेगा, वो कंपनी के ऊपर बिल बनाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक्स का भी टर्नओवर बढ़ेगा, बेसिकली उसको जरूरत भी नहीं है, लेकिन कंपनी को जरूरत है कि एक्स से ही बिल आना चाहिए। तो दोनों काम हो गया, एल का सेल्स भी बढ़ गया, तो बैंक लोन भी मिल जाएगा। ओके, एक्स कंपनी के ऊपर बिल बनाएगा तो कंपनी को एक्स से ही बिल चाहिए, वो भी काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इम्प्लीकेशन क्या है। ओके, एक्स क्या करता है, उसका एक दोस्त है, सीए दोस्त है, उसके पास जाता है कि ये सर्टिफाई करके दो कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो सही है। अभी यहाँ पर क्या इम्प्लीकेशन आ सकता है, सुन लो। एक्स एक्स ने बिना मूवमेंट ऑफ गुड्स के इनवॉइस बनाया, गुड्स बेचे बिना इनवॉइस बनाया। ओके, तो जो ट्रांजेक्शन सप्लाई है ही नहीं, उस ट्रांजेक्शन को उसने सप्लाई मान के जीएसटी पे किया। ओके, तो यहाँ पर एक्स के अगेंस्ट सेक्शन नंबर 74 का कोई डिमांड रिकवरी नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने सेल जो है ना, सेल 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 तो बताया है लेकिन एक्चुअल में गुड्स नहीं बेचा। ओके, तो टैक्स इनवॉइस बनाया, टैक्स इनवॉइस बनाया लेकिन बिना सप्लाई के बनाया, तो उसने गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो इसके ऊपर सेक्शन 74 नहीं लगेगा, लेकिन इसने गलत काम किया है तो इसको पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी किस चीज का लगेगा, टू इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। एक्स को और एक पेनल्टी लगेगा, इसने एल से जो इनवॉइस लिया है, ओके एल से जो इनवॉइस लिया है, ये भी बिना मूवमेंट ऑफ गुड्स के है। तो अवेलमेंट ऑफ आईटीसी विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशन। ओके, तो इसलिए एक्स को डबल पेनल्टी लगेगा, एक तो आईटीसी लेने का पेनल्टी, एक तो सप्लाई मानने का पेनल्टी। पर सेक्शन 74 का प्रोसीडिंग नहीं होगा, क्योंकि इसने आईटीसी को अपने पास दबा के नहीं रखा है। इसने आईटीसी लिया, यूज करके पे कर दिया, जीरो, इसके पास कुछ भी नहीं। तो इसके ऊपर सेक्शन 74 नहीं आएगा। एल के ऊपर बिना मूवमेंट के इनवॉइस बनाने का पेनल्टी आएगा।
क्लियर है क्या? लेकिन सेक्शन 74 नहीं लगेगा, क्योंकि इसने आईटीसी का चोरी नहीं किया। लेकिन कंपनी के ऊपर सेक्शन 74 लगेगा, क्योंकि इसने एक्स से रेज हुआ जो इनवॉइस रहेगा उसका आईटीसी लिया है। समझ में आया क्या? तो 122 का पेनल्टी लगेगा, कंपनी के ऊपर क्या नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन 74 लग रहा है। तो 74 का पेनल्टी लगेगा। दैट्स इट विथ केस स्टडी नंबर 1। एंड अगर एक्स साथ देता है, सॉरी, एक्स नहीं, एक्स का जो फ्रेंड है पी, पी साथ देता है, ओके, तो उसको सेक्शन नंबर 122(3) में पेनल्टी लगेगा। दैट इज फॉर एडिंग और अबेटिंग द ऑफेंस, मतलब हेल्प करने में या तो करवाने में मदद किया, उसका पेनल्टी लगेगा। क्लियर है पॉइंट? केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 में लिखा हुआ है, एक कंपनी है इंडिया के बाहर, डूडल एलएलसी। ओके, डूडल एलएलसी करके एक कंपनी है इंडिया के बाहर, जो इंडिया के बाहर से ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अभी ओआईडीआर सर्विस इंडिया के बाहर से प्रोवाइड कर रहा है, तो इंडिया में उसको एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, बराबर। इसने एक पर्सन को अपॉइंट किया, मिस्टर एक्स। ओके, एक्स क्या करेगा? ओआईडीआर का नंबर लेगा फॉर डूडल आईएनसी, एंड सारे के सारे जीएसटी के जो कंप्लायंसेस है वो कौन करने वाला है? एक्स करने वाला है। ओके, एक्स इज गोइंग टू डू ऑल द कंप्लायंसेस। समझ में आ रहा है? अभी एक्स का एक पार्टनरशिप फर्म भी है, एक्स वाई जेड नाम से। अभी क्या हो रहा है? अभी एक्स को कुछ पैसा मिलना चाहिए। ओके, डूडल आईएनसी से बाहर, डूडल एलएलसी से, सॉरी, डूडल एलएलसी से पैसा मिलना चाहिए। तो डूडल एलएलसी इसको पेमेंट करने वाला था। ओके, एक्स को पेमेंट करने वाला था। पर एक्स ने क्या बोला, सर आप पेमेंट मेरे को पर्सनल कैपेसिटी में मत करो। मैं क्या करता हूँ, जिस फर्म में मैं पार्टनर हूं ना, उस फर्म से मैं डूडल एलएलसी पे बिल बना देता हूँ, जिससे ये ट्रांजेक्शन कैसा दिखे? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस दिखेगा। ताकि क्या होएगा, एक्स वाई जेड जो पार्टनरशिप फर्म है, उसके आईटीसी का हम लोग गवर्नमेंट से रिफंड ले लेते हैं। समझा पहला मिस्टेक? ओके, एक्स को पर्सनल कैपेसिटी में पैसा मिलता तो इसको हम लोग जीएसटी में ट्रीट नहीं करते। लेकिन अभी एक्स क्या कर रहा है, अपने पार्टनरशिप फर्म से बिल बनवा रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बिल बनेगा, एंड ये रिफंड लेने वाला है। उसके बाद और एक ट्रांजेक्शन हुआ, कोई इन्फ्लुएंसर है, ओके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो लोग डूडल एलएलसी के सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। तो रिसिपिएंट कौन है? डूडल एलएलसी। ओके, पर ये इन्फ्लुएंसर को एक्स ने बोला, आप एक काम करो सर, आप एक्स वाई जेड के ऊपर बिल बनाओ। ओके, आप एक्स वाई जेड के ऊपर बिल बनाओ। एक्स वाई जेड के ऊपर बिल बनेगा तो क्या होएगा? एक्स वाई जेड इसका रिफंड ले लेगा, क्योंकि आईटीसी है ना ये, एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बिल बना रहा है, तो ये रिफंड ले लेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? या तो फिर वो आईटीसी को यूज कर सकता है टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो यहाँ पर दो तीन मिस्टेक्स है। क्या क्या मिस्टेक है? पहले तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करके बिल बनाया, वो गलत है। बिना रिसीट ऑफ सर्विस के बिल लिया, वो गलत है। ओके, तो इसका पेनल्टीज लगेगा। अभी यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, बाद में क्या हुआ, डूडल एलएलसी को एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ओके, ईडी ने बोला कि सब रिकॉर्ड्स को, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का आप क्या करो, सर्टिफाई करके दो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि ये सब सही है। तो एक्स क्या किया, पी के पास गया, बोलता है कि प्लीज सर्टिफाई करके दो। समझ में आया? चलो, अभी पढ़ते हैं। इम्प्लीकेशन ऑन इनवॉइसिंग एंड रिफंड। ओके, एक्स ने क्या किया, गलत इनवॉइस बनाया, फॉल्स इनवॉइस का इसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। ओके, गलत रिफंड क्लेम किया, इसका भी पेनल्टी लगेगा। ओके, एंड 132(1) में ये ऑफेंस, ओके, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन होगा। ओके, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन देना पड़ सकता है। तो ये फॉल्स इनवॉइस बनाया, उसका पेनल्टी, एंड इनकरेक्ट रिफंड क्लेम किया, उसका पेनल्टी। ओके, आगे। इम्प्लीकेशन ऑन रॉन्गफुल आईटीसी। इन्फ्लुएंसर से मांगा ना जीएसटी। ओके, इन्फ्लुएंसर को बोला कि आप मेरे ऊपर बिल बनाओ। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड एलएलपी के ऊपर जो बिल बना है, ओके, वो गलत आईटीसी का यूज किया, तो इसमें सेक्शन नंबर 74 अट्रैक्ट होगा, डिमांड रिकवरी किया जाएगा फ्रॉम एक्स वाई जेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। एंड अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ देता है मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को पेनल्टी भरना पड़ेगा, एंड उस सीए को ही पेनल्टी भरना पड़ेगा। ओके, एक्स वाई एक्स को क्यों पेनल्टी भरना पड़ेगा?
क्योंकि उसने इस ट्रांजेक्शन का बेनिफिट रखा है अपने पास। एंड 122(3) में सीए को पेनल्टी भरना पड़ेगा। ही इज ट्राइंग, दैट इज एडिंग और अबेटिंग द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। नेक्स्ट, केस स्टडी 3। अभी इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशल ऑडिट हो रहा है। तो स्पेशल ऑडिट में कमिश्नर ने एक सीए को अपॉइंट किया, एक फर्म ऑफ सीए को अपॉइंट किया। बोला कि इस एंटिटी का आपको क्या करना है, स्पेशल ऑडिट करना है। तो फर्म ऑफ सीए ने एक डिक्लेरेशन दिया, अंडरटेकिंग दिया कि हम लोग का कोई डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रिलेटिव उस फर्म में नहीं है। ओके, इस तरीके से एक अंडरटेकिंग दी। पर बाद में मालूम पड़ता है कि इस फर्म का एक पार्टनर, उसकी वाइफ, ओके, उसकी वाइफ उस कंपनी में मैनेजर है। ओके, मैनेजर नहीं, कौन है, एम्प्लॉयमेंट में। ओके, हेड ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहां पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो गया। समझ में आया? तो इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो गया इसका। आगे, आगे क्या हुआ है, स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, ओके, इन लोगों ने अपने अपने ब्रांचेस को कुछ गुड्स भेजा है, स्टॉक भेजा है, उसका वैल्यूएशन इन लोगों ने सही से नहीं किया। ठीक है। और ये पॉइंट स्पेशल ऑडिट करने वाले सीए ने अपने रिपोर्ट में नहीं लिखा। ठीक है। उसके बाद और एक पॉइंट, आईटीसी 01 में इन लोगों ने आईटीसी क्लेम किया। ओके, एक सर्टिफिकेट इशू किया सीए ने। ओके, कोई दूसरा सीए था, उसने क्या किया, वो सर्टिफिकेट इशू किया। एंड आईटीसी 01 से उन लोगों ने क्या किया, अपना आईटीसी को क्लेम किया। अभी जिस सीए ने सर्टिफाई किया, वो सीए एक एसोसिएट फर्म है उस फर्म का जो स्पेशल ऑडिट कर रहा है। तो यहाँ पर अगेन इंडिपेंडेंस अफेक्ट हुआ। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने आंख बंद करके, हमने मतलब स्पेशल ऑडिट करने वाले सीए ने आंख बंद करके क्या कर दिया, सर्टिफाई कर दिया। ओके, सर्टिफाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आगे, एबीसी रिसीव्स कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम एक्स लिमिटेड इन द नेम ऑफ स्पेशल ऑडिट। ओके, एबीसी रिसीव्स कंसिडरेशन फ्रॉम एक्स लिमिटेड। स्पेशल ऑडिट का जो फीस है वो कौन पे करना चाहिए, कौन पे करना चाहिए, चलो एवरीवन, कौन पे करना चाहिए, डिपार्टमेंट पे करना चाहिए। ओके, तो डिपार्टमेंट पे करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट ने पे नहीं किया। किसने पे किया, एक्स लिमिटेड। तो ये गलत है, तो जनरल पेनल्टी लगेगा। अभी यहाँ पर क्या क्या इंप्लीकेशन से पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला तो जो स्पेशल ऑडिट का रिपोर्ट रहेगा, ओके, वो चैलेंज किया जाएगा। क्यों चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस से फ्री नहीं था, मतलब वो डिपेंडेंसी था उसके ऊपर। ओके, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट नहीं था वो। क्यों इंडिपेंडेंस अफेक्ट हुआ, क्योंकि स्पाउस, एक पार्टनर की स्पाउस उस पर्टिकुलर फॉर्म कंपनी में टैक्स हेड थी। तो स्पेशल ऑडिट का जो रिपोर्ट है, ओके, उसके ऊपर इंडिपेंडेंस का एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। उसके बाद जो सर्टिफिकेशन हुआ है, ओके, गलत सर्टिफिकेशन जो किया हुआ है, वो हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डाला। ओके, इग्नोर किया। तो हम लोगों ने फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस किया। ओके, एंड जो सीए है, जो जिसने भी वो साइनिंग किया, ओके, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 122(3). एंड हम लोग के ऊपर भी लगेगा क्योंकि हमने सही काम नहीं किया। उसके बाद जो स्पेशल ऑडिट का फीस है, स्पेशल ऑडिट का जो फीस है, वो हम लोगों ने डायरेक्टली क्लाइंट से मंगवाया। ओके, जो कि गलत है। किसने देना चाहिए, डिपार्टमेंट ने, इसीलिए जनरल पेनल्टी लगेगा 25,000 का। नेक्स्ट, केस स्टडी 4। ये 4 है, आपके पीडीएफ में 4 ही रहेगा जो ग्रुप पे डाला है। देर वॉज अ कंपनी नेम्ड ए लिमिटेड। देखो ये भी एकदम सिमिलर ही है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक कंपनी है ए लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन यान कर रहा है। उन लोग को बैंक लोन चाहिए था टू एक्सपांड द ऑपरेशन। बैंक लोन चाहिए तो सेल्स बढ़ाना पड़ेगा।
सेल्स बढ़ाने के लिए वो लोगों ने क्या किया, एक नया कंपनी ओपन किया। सेम डायरेक्टर्स ने नया कंपनी ओपन किया, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटन यार्न रजिस्ट्रेशन लिया, जबकि एक्चुअल में वो था ही नहीं। तो फेक डॉक्यूमेंट्स दिया। ओके, तो गलत रजिस्ट्रेशन लेने का पेनल्टी लगेगा। बी लिमिटेड जो नया एंटिटी है वो क्या करेगा, ए के ऊपर इनवॉइसेस बनाएगा विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिर ए क्या करेगा, ए कुछ सर्विसेज जो बी को दे रहा है उसका इनवॉइसेस बनाएगा। ओके, ए बी को कुछ सर्विसेज दे रहा है ऐसा बताएंगे, एंड फिर ए इनवॉइसेस बनाएगा बी के ऊपर, एंड एक्चुअली में कोई सर्विस मिलेगा ही नहीं। ओके, उसके बाद ए क्या करेगा, ए मार्केट में कैश में गुड्स को सेल करेगा बिना इनवॉइसेस के। कैश में सेल करेगा जो कि गलत है। उसके बाद ए क्या करने वाला है, जो बी से गुड्स खरीदा है ना, ओके, ये जो बी से गुड्स खरीदा नया एंटिटी से, वो गुड्स बेचने वाला है किसको, किसको बेचेगा, ग्रुप एंटिटीज को, एट अ रेट लोवर्ड बाय 90%। एट अ रेट लोवर्ड बाय 90%। मतलब अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट था तो 10 में बेचेगा। क्यों ऐसा 10 में बेचेगा, ऐसा बताएगा कि वो कॉटन डैमेज हो गया। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूएशन सही नहीं किया, फेक इनवॉइसिंग। उसके बाद मिस्टर मिस्टर है नहीं सॉरी ए लिमिटेड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है, एंड कहता है कि इन सभी का आप सर्टिफिकेशन करके दो कि ये सब सही है, ताकि लोन मिल जाए। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पहले तो गलत डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे नंबर लिया तो उसका पेनल्टी है। उसके बाद बी ने ए को बिना मूवमेंट के गुड्स भेजा, उस इनवॉइस पे पेनल्टी आएगा। फिर ए ने बी को, सॉरी, हाँ, ए यहाँ पर ए लिखो और यहाँ पर बी लिखो। ओके, ए ने बी के ऊपर सर्विस का इनवॉइस बनाया बिना सर्विस दिए, उसका पेनल्टी। उसके बाद ए ने जो ग्रुप एंटिटी को बिल बनाया बिना गुड्स भेजे, या फिर अ, गलत वैल्यू दिखा के। ओके, वैल्यूएशन का इशू था, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे के हम लोगों ने इनवॉइस बनाया। तो यहाँ पर 90% लो प्राइस कर दिया, इसका पेनल्टी आएगा। 3 पेनल्टी आएगा यहाँ पर। ओके, आगे। फ्रॉड आईटीसी अविल्ड, जो बी से ए को इनवॉइस आया था, ओके, वो फ्रॉडलेंट आईटीसी था। ओके, तो उसका आईटीसी लिया उन लोगों ने, तो गलत आईटीसी लेने का पेनल्टी लगेगा। ओके, एंड डिमांड एंड रिकवरी भी किया जाएगा। किससे किया जाएगा, किससे किया जाएगा, ग्रुप कंपनीज से। क्योंकि ग्रुप कंपनीज ने क्या किया है, ग्रुप कंपनीज ने फेक आईटीसी को यूज किया। ठीक है, बी लिमिटेड ने ए से जो इनवॉइस आया था सर्विस का उसका आईटीसी लिया, तो उसका यहाँ पर गलत आईटीसी का डिमांड रिकवरी होएगा। समझ में आ रहा है, आगे। अभी ये सब गलत इंफॉर्मेशन रिटर्न में फर्निश किया, तो गलत इंफॉर्मेशन को रिटर्न में फर्निश करने पर फॉल्स इंफॉर्मेशन का पेनल्टी लगेगा। समझ में, अलग अलग पेनल्टीज है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।